देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबारी रहमान। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो कि ऐसा लग रहा है कि अब अकेले ही पूरी पार्टी को जो है वो संभालने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दरीना साथी जो है वो अब एक एक करके उनकी पार्टी करीबन छोड़ चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो कि कुछ अर्सा कबल ये ऐलान करते थे कि ना ही चोरों के साथ बैठूंगा, ना ही इनसे कोई बातचीत होगी और ना ही कोई मुज़ाकरात इनसे हो सकते हैं, बात होगी तो सिर्फ इलेक्शन की तारीख की। आज वही इमरान खान साहब जो हैं वो ये ऐलान करें कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, डंडे बरसाना बंद करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत से ही मसाइल का जो है वो हल निकलता है। आज वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फाइनली जो है वो बातचीत के ज़रिए ही इन तमाम मसाइल का हल जो है वो निकल सकता है, वरना जिस सूरत हाल का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं शायद अकेले ही उनको इस पार्टी को जो है वो चलाना पड़े, और अकेले वो इतनी बड़ी पार्टी कैसे चला सकते हैं। खैर बड़ी पार्टी तो रही भी नहीं है। दूसरी जानिब हो ये रहा है कि PTI के कुछ नाराज अरकान जो कि कुछ अर्सा कबल इमरान खान साहब से उनके इख्लाफात हुए, फाइनली उन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया और रिसेंटली काफ लीग में जो है वो शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ साबिक PTI रहनुमा आयशा गुल अलई साहिबा की, जिन्होंने 2 रोज़ कबल जो है वो मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन करने का जो है वो ऐलान किया। इस सारी सूरत हाल में क्या एक नई PTI वजूद में आ रही है या आहिस्ता आहिस्ता PTI के वो तमाम अरकान जो कि PTI छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं, काफ लीग में शामिल होने जा रहे हैं? मेरे साथ इस सारे मौजू पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हमाद तहफूर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइएगा जो मौजूदा सूरत हाल है, आप ही के कुछ बंदे पहले PTI में शामिल हुए और अब वो एक एक करके वापस आ रहे हैं, तो क्या एक नई PTI बनने जा रही है या काफ लीग जो है वो अब उसका जो है वो दौर शुरू होने लगा है? नहीं, ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। बात ये है कि ये 2012 में ये सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से ही PTI में गए थे और अब वो वापस हमारी अपनी जमात में वापस आ रहे हैं। तो ये उनकी अपनी जमात थी ना, तो पहले हमने उनको जाने के वक्त कहा कि आप ना जाएं, जब वो आए तो हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। बहुत सारे लोग हैं, आपने आयशा गुल अलई साहब का जिक्र किया, इसके अलावा सलीम बरियार साहब हैं, एहसन बरियार साहब हैं, कैसर बरियार साहब हैं, वो लोग भी MPA थे, वो भी वापस आए, और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ राब्ते में हैं। ये जो सारा सिनेरियो है ये आपको पता है कि जो 9 मई को जो वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर, उसमें उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान सियासत से पहले रियासत है। रियासत जो है वो माँ के जैसी होती है। इमरान खान साहब ने जो अपने फॉलोअर्स को और अपनी जो उनकी लीडरशिप थी उनको तरबियत ही नहीं कर सके। वो तो एक हुजूम था PTI के अंदर जो आया और वो हुजूम की तरह ही वापस जा रहे हैं। अगर वो अपने सियासी वर्कर्स की और अपने लीडर्स की तरबियत करते तो शायद वो उनको आज ये दिन ना देखना पड़ता। 9 मई का जो वाक़या इमरान खान अपनी जमात के अंदर, मैं समझता हूँ कि खुद ही खुदकुश बम्बार साबित हुए, जो उन्होंने अपनी जमात पूरी की पूरी सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है। मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब कल कह रहे थे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठता, इन डकैतों के साथ नहीं बैठता, आज वो मिन्नतें करने व वेला करने के लिए आएँ, हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात का कोई रास्ता अपनाएं। हम सियासी लोग हैं, हमारी लीडरशिप है जो चौधरी शुजात साहब ने पहले भी यही कहा था कि जी जो भी मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को मिल बैठ के हल करने चाहिए। लेकिन खान साहब भी थे कि वो जो कह रहे थे कि हमने नहीं बैठना इनके साथ। आखिर खान साहब ने भी तो उनकी आइडियालॉजी को ही अपनाया और उन्हें कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। और ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो माशी चैलेंजेस है सारी जमातों को मिल बैठ के तो इसका हल निकालना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि आपकी जमात का अहम सतून थे, PTI में शामिल होते हैं, PTI के सदर बनते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमात का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके घर के ऊपर रेड भी किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब अगर परवेज़ इलाही साहब भी वापस अपनी ही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे? अब इस चीज़ का तो मैं
میں کچھ نہیں کہہ سکتا مقدمات کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود ہی اس جماعت سے گئے تھے, تو اگر وہ خود واپس آنا چاہتے ہیں تو ویلکم کریں گے. جی جی بالکل جی, ہمارے دروازے سب لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے بھی کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے. چودھری سالک صاحب نے بھی یہی بات کہی, ہمارے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین صاحب نے بھی یہی بات کی, چیمہ صاحب نے, چودھری سرور صاحب نے, ساروں نے کہا کہ جو آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. سیاسی جماعت ہے, جو آنا چاہے بالکل آئے. چودھری شجاعت صاحب کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس کو فالو کریں اور اس جماعت میں آ جائیں. پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی ایک ہجوم تھا, ہجوم کی طرح آیا اور ہجوم کی طرح واپس اس کی جو ہے وہ واپس ختم ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کا فیوچر مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں ایسا کچھ اب باقی رہے گا. ہاں سیاسی جماعت ختم تو نہیں ہوتی, لیکن فیوچر میں اس کا کچھ نہیں دیکھ رہا. تو ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ وجود میں آئے گی اگر اس طرح سے جماعت کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. زور زبردستی پہ جو کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس آتی ہے, ایک پرچی جو ہے وہ کارکن کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بڑے افسردہ دل سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے, مذمت بھی کرتا ہے 9 مئی کے واقعات سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری سچویشن کے بعد ایک نئی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے, یہ بس اب اینڈ ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے پرچی کی بات کی, اگر خان صاحب اپنی پولیٹیکل ورکرز کی تربیت کرتے, ان کو بتاتے کہ جو بھی ہے معاملات ہیں ہم نے پورا امن طریقے سے حل کرنے ہیں, اگر میں گرفتار بھی ہو گیا. پاکستان کے اندر سیاسی لیڈر ہیں بھٹو صاحب سے لے کے اور اب لاسٹ ٹرنیور تک دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب تک, جتنے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر جیلوں میں بھی گئے, واپس باہر بھی آئے. یہ تو نہیں ہے کہ میں جیل میں چلا گیا تو اب آگ لگا دو, یہ سارا پلانٹڈ ہوا ہے. خان صاحب نے اپنے ورکروں کو بتایا کہ آپ نے اس تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے, میں گرفتار ہو گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جتنا عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے موقع دیا, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی لیڈر کو اتنا موقع نہیں ملا. شاید خان صاحب اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے کہ میں شاید لاڈلا ہوں, تو شاید ان کا وہ لاڈلا پان بھی ختم ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اور ریاست جب اپنی ریٹ قائم کرنے پہ آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پختون تحفظ مومنٹ تھی, ٹی ایل پی تھی, بڑی بڑی جماعتوں نے اپنے آپ کو دکھایا. خان صاحب تو ان کے اشر شیر بھی نہیں تھے, تو اب دیکھ لیں کہ 2 گھنٹے بھی نہیں نکال رہے اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے. سیاسی ورکرز کی تربیت ہونی چاہیے میرا خیال ہے. اگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر, المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ سیاسی ورکروں کی تربیت نہیں ہوتی, یہاں پہ بس ایک بادشاہت ہے. جب تک گراس روٹ لیول کے ورکر نہیں آئیں گے, سیاسی جماعتیں نہ پھلی پھولیں گی, اور یہی کچھ ہوتا رہے گا جو 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے. بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل جی, آپ نے اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں چودھری سالک صاحب بھی تھے جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, اور چودھری شافع حسین صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی اس ملاقات میں تھے. چودھری شجاعت صاحب نے جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو بتائے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو یہ یقین دیا یعنی کروائی ہے کہ جو بجٹ ہوگا عوام دوست ہوگا. اور پہلی دفعہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے. لیکن ہم تو ابھی تک مشکل فیصلوں سے ہی نہیں نکل پا رہے نا. مصدق ملک صاحب روز کہہ رہے ہیں کہ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عام انسان جو ہے وہ تیار ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اوپر مزید ایک مہنگائی کا پہاڑ لے کر آئے گا. لگتا نہیں ہے کہ جو مہنگائی اب مزید ہوگی, اب اس سے زیادہ کتنی مہنگائی ہوگی. میرے خیال میں جو ڈار صاحب نے کہا کہ جی یہ پہلا بجٹ جو ہوگا وہ آئی ایم ایف کے بغیر ہوگا, تو میرے خیال میں ان کی بات کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے مصدق ملک صاحب کی بات کی نسبت. ڈار صاحب نے ویسے معذرت بھی کی ہے, تاجر برادری سے کی ہے, کاروباری حضرات سے کی ہے کہ ان کی امیدوں پر جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکے. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ تو بڑا ایک تجربہ کار وزیر خزانہ تھے, اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 100 سے نیچے آ جائے گا, تو آج تو 300 کے قریب پہنچ چکے ہیں, تو وہ مزید کتنی تباہی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت کے بھی اب جو ڈالر کا ریٹ تھا یا پیٹرول کا ریٹ تھا یا آٹے کا ریٹ تھا, اب اس کا بھی موازنہ کریں. تو آج جب وہ چھوڑ کے گئے تو اس وقت کا بھی کریں. میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے یا ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اگر ایک کمیشن بنائیں, اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ عمران خان صاحب تو بہت
बुलंद बाग दावे कर रहे थे कि मेरा जो वज़ीर ख़जाना होगा वो रस्तू होगा, पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन जितना डी वैल्यू रुपया 2018 के बाद पाकिस्तान में हुआ, इस मेरा 75 साल तारीख़ में वो पाकिस्तान की तारीख़ में इतना जो रुपया वो डी वैल्यू नहीं हुआ। तो इस हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, और ये इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं और उसमें लोगों को भी बताएं कि यार क्या वजह है। जो मुस्लिम लीग नून का, मैं समझता हूँ हम भी उनका इत्तेहादी हैं, पीडीएम का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून का जो सबसे मेन जो मेरे ख्याल में मसला है उनका वो मीडिया सेल है। वो लोगों तक अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रहे कि यार 2018 में क्या था, अब 2023-24 में क्या हो रहा है। अगर 2018 में डॉलर आपको पता है 125 रुपये था, और आज आप उसका देख लें, क्योंकि डी वैल्यू जब आप रुपया करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च निकाली थी, और जब पेट्रोल जो है वो 150 रुपये का था, और अब वो बड़े इत्मीनान से ही कहती हैं कि जब 300 के करीब पहुंच चुके हैं कि ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है। तो उनकी अपनी हुकूमत कब होगी जब बाकी उनके अपने वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे? क्योंकि फ़िलहाल तो उनके चाचा साहब जो है वो वज़ीर आज़म हैं, पूरी पार्टी जो है वो उनकी इस वक्त हुकूमत में, और अभी भी वो ये कह रही है कि मेरी तो हुकूमत ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है ना, वो लोगों तक अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा। जब इमरान खान साहब ने IMF के साथ मायदे किए, जो कमिटमेंट्स की, उनको फुलफिल नहीं किया, पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। जब हम इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बने, तो आपके सामने हालात हैं कि जो मुश्किलात दरपेश थी। तो सबसे पहले तो चैलेंज यही था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट होने से पाकिस्तान को बचाया। लेकिन उसके बाद जो IMF के साथ जो शराइत थी, वो ज़ाहिरी बात है वो पूरी करनी थी। तो शराइत तो इमरान खान था जो थे, वो IMF के साथ कमिटमेंट्स करके गए थे, जो उन्होंने पूरी नहीं की। अगर यही काम मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है, मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, वो लोगों तक कन्वे करें कि हमें ये चीज़ मिली और PTI ने ये कमिटमेंट्स की, जो आज तक मेरे ख्याल में लोगों को कोई समझा ही नहीं सका। अगर लोगों के मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो रोज़ाना जो है वो एक पर्ची ले आती है, उससे बताती है कि हमें क्या क्या मिला और हम कहाँ पर स्टैंड करें। मुझे ये बताइएगा कि गिरफ्तारी के 16 दिन बाद जो खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की गई है, जिसको मुतनाज़ा भी करार दिया गया है काफ़ी चैनल्स की जानिब से, क्योंकि डॉक्टर्स की अपनी राय ये है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उनके खून के सैंपल में से नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट का खान साहब को क्या नुकसान होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि अब ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो इत्तेफाक करते हैं आप? जी मैं इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आगे ज़्यादा पोलराइजेशन है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लोगों को मिल बैठ के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। रोज़ आके आवाम का भी अपना भी टाइम ज़ाया किए बगैर जो तवज्जो अपनी वजारतों पे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में इन चीज़ों की तरफ ना ही तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। इलेक्शन होते हुए कब तक देखें? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ हटा ली है। पहले मई में भी नहीं हो सकते, अगस्त में भी नहीं हो सकते, अक्टूबर में भी अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे चुके हैं कि अक्टूबर में भी हमसे उम्मीद ना रखेंगे इलेक्शन हो सकते हैं। तो इलेक्शन कभी होंगे भी या ये सिलसिला? जी इलेक्शन होंगे, और अपने टाइम पे ही होंगे। जब मेरे ख्याल में 5 अक्टूबर की डेट आ रही थी। तो ये तो नहीं है कि किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे इलेक्शन जल्दी हो जाए, 2 सूबों में हो जाए और बाकी जो पाकिस्तान है उसमें इलेक्शन ना हो। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन होने चाहिए, और इस मुल्क में जो हल भी है वो इलेक्शन ही है, और वक्त पे होने चाहिए इलेक्शन। तो कोई तारीख दे रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि 5 अक्टूबर को हो सकता है, मतलब जो टाइम तो 5 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम। जवाब दे चुके हैं कि अक्टूबर में भी उम्मीद ना रखें कि इलेक्शन हो सकते हैं। तो इलेक्शन कब होंगे? जब ये मौजूदा हुकूमत इस बात का NOC जारी करेगी कि हाँ खान साहब जो है वो रास्ते से हट चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, पता नहीं कितने साल की जो है वो उनको सजा सुनाई जाती है। उसके बाद हम ये उम्मीद रखें कि अब इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए। नहीं, इलेक्शन जो है वो तो अगस्त में इस गवर्नमेंट का टाइम पूरा है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और वो ऐलान करेगी। इलेक्शन टाइम पे ही होंगे और टाइम पे ही होने चाहिए। दूसरा जो बात है, मैं एक जो सियासी वर्कर जो गिरफ्तार हुए, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत जो सियासी वर्कर
नौजवान हैं उनको मेरी एक एज अ पाकिस्तानी होने के, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, एक अरबाब इख्तियार से भी एक गुजारिश है कि आप सियासी वर्करों के बजाय उनके सहूलतकारों को गिरफ़्तार करें जो इनको इस मकाम पर लेके आए। सियासी वर्कर तो बेचारा इनोसेंट होता है, आप उसको जिधर लगाएं उसने तो लग जाना है। असल तो उनके जो लीडर्स हैं जिन्होंने उनके काले कर करके उन्हें कहा जी आप GHQ पहुँचें, आप जिन्ना हाउस पहुँचें, उनका कसूर तो मेरा ख्याल है नहीं है जितना उनके लीडर्स का है। लीडर्स तो अभी तक किसी लीडर पे अभी तक फौजी अदालतों में केस नहीं चला, दहशतगर्दी का नहीं चला, ये तो आम बेचारे मासूम लोग हैं उन पे चल रहा है। जो असल लोग हैं मेरे ख्याल में काम अब ये भी जानना चाहती है कि असल का ट्रायल आप फौजी एक्ट के तहत आपको लगता है कि ठीक है? मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की अदालतें उन्हीं में उनका केस चलना चाहिए, फौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए जी। मैं एक सियासी वर्कर हूँ और इसकी हमेशा हमारी एक जिद्दोजहद रही है, हम हमेशा इसके मुखालिफ रहे फौजी अदालतों के। और पाकिस्तान के ही लोग हैं। लगता है कि अगर ये फौजी अदालतों के तहत सिविलियन का ट्रायल शुरू हो गया तो फिर इसकी ज़द में बहुत से सियासतदान भी आ सकते हैं। असल में जो 9 मई का वाक़या गैर मामूली वाक़या हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान के बनने के बाद ये पहला ऐसा वाक़या है कि ये जो हुआ है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारी जो कौम थी वो भी रंजीदा थी। और आपने देखा कि किस बड़ी तादाद में लोग जो रैलियां निकाल रहे हैं, फ़ौज के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। ज़ाहिर फ़ौज है तो पाकिस्तान है, जिस तरह वो मादरे मिलत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक मरी से है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट से। आपको पता है कि ये भी शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। यहाँ पे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 18-18, 19-19 साल के जो जवान हैं वो उस कौम की खातिर शहीद हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है एक गैर मामूली वाक़या है, लेकिन केस उनका चलना चाहिए जो उनके सहूलतकार हैं। सियासी वर्कर तो बेचारा इनोसेंट है, उसको तो मेरी ये ज़ाती राय है कि उनको लीडरशिप थोड़ा सा वैक्यूम देना चाहिए, लीडरशिप पे ज़्यादा केसेस होने चाहिए। अफरा तफरी की सूरत हाल में हमाद तहफूज साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, उन्होंने एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें सुनाई है। वो ये है कि इलेक्शन इंशाल्लाह अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर हाल में मुकर्ररा वक्त पर, मुकर्ररा तारीख पर जो है वो इलेक्शन करवाए और इसी से सियासी मौशी इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।